हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस में सेट 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका एल्कीन के ऊपर है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये आपका पार्ट 2 है, बिकॉज लास्ट लेक्चर जो हम लोग कवर किए थे वो पार्ट 1 था, जिसमें हम आपसे कहे थे कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है एल्कीन, और इस पर हम लोग ये जो रिएक्शन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी EAR, इस पर हम लोग कई सारे रिएजेंट्स को स्टडी करते हैं। इसीलिए जो कुछ भी रिएजेंट्स जो हमारा बच गया था पार्ट 1 में, आज हम लोग इस लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और वंस अगेन जो भी क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं वो MS चौहान का है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओजोनोलाइसिस पे कुछ क्वेश्चंस। जैसे आप देख सकते हैं ये कुछ क्वेश्चंस ओजोनोलाइसिस पे है। इसके बाद हम लोग फर्दर आगे रिएजेंट्स देखते चलेंगे। देखिए, ओजोनोलाइसिस फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, इसमें करना क्या होता है कि जहाँ कहीं भी इस तरह से पाई बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ना होता है और उसके जगह ऑक्सीजन बैठा देना होता है। यही इसका प्रोसेस है। अगर आपको इस एग्जांपल की मदद से हम बताने की कोशिश करें, जैसे देखिए ये क्या पाई बॉन्ड है और यहाँ पर ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस का हो गया फॉर्मूला O3, ओजोन। देखिए ओजोनोलाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना होता है ओजोन की मदद से, तो ओजोन हमारा रिएजेंट है इसलिए ओजोनोलाइसिस करें। तो वंस अगेन इसको अगर आप ऐसे ब्रेक करेंगे, जो कि आप देखें इस तरह से, तो यहाँ अगर हम ब्रेक करेंगे तो आपका क्या फॉर्म करेगा, ये देखिए सिस्टम C डबल बॉन्ड O, ये और इधर भी बन गया हमारा C डबल बॉन्ड O। तो A में हमारा ये बनेगा, ठीक है। और ओजोनोलाइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज अगर हम इसका अगर रिवर्स जाने की कोशिश भी करें वापस, तो देखिए उस केस में क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों को ऐसे क्लब करके जोड़ देंगे और बीच में इस तरह से पाई बॉन्ड बनाकर हमारा वापस से स्टार्टिंग मटेरियल ले आएंगे। तो रिवर्स में भी जाके हम लोग इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये जनरली सब्जेक्टिव में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। कहने का मतलब क्या है, ओजोनोलाइसिस में हमें पाई बॉन्ड तोड़ना है। आगे ये रिएक्शन कैसे जाएगा उस पर हम लोग बाद में आते हैं। वापस से आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें ओजोनोलाइसिस कराना है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इस पाई बॉन्ड को प्रॉपर्ली ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 ये हमारा सिस्टम है। नंबरिंग कर देते हैं ताकि ऑब्जर्वेशन इजी रहेगा। वंस अगेन क्या करना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है। तो यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे और यहाँ से तोड़ेंगे। तो देखिए 1 और 2 के बीच में रहा 1 2, 2 पर आपका क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, और यहाँ पर कीटोन। 3 और 4 में भी देखिए क्या बन रहा है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड 3 और 4। और 5 और 6 में क्या बन रहा है, देखिए ध्यान से, 6 में क्या बन रहा है, कीटोन, और यहाँ 5 है एल्डिहाइड। तो हमारा यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि एक CH3 C डबल बॉन्ड O है और दूसरा CHO है। CH3 C डबल बॉन्ड O, दूसरा CHO, सो ऑप्शन बी बनेगा। फिर देखिए और क्या पॉसिबल था, यहाँ पर CHO 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 बन रहा है। अच्छा एक चीज़ और आपको बताना भूल गए, देखिए ओजोनोलाइसिस में जनरली हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं। अगर Zn टाइप सिस्टम दे रखा है लाइक जिंक ACOH, तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में फर्क बस यही है कि जब कभी भी आपका सिस्टम में, देखिए जैसे इस केस में क्या बन रहा था, एल्डिहाइड बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है ना। तो अगर रिडक्टिव दे रखा है तो हम लोग एल्डिहाइड तक रहने देते हैं, और अगर ऑक्सीडेटिव दे रखा है तो हम लोग उसको एसिड तक ले जाते हैं। यानी अगर आप ऐसे समझिए, हमारे पास कीटोन दे रखा हुआ है और एक केस एल्डिहाइड दे रखा हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन इजी है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन टफ होता है, बट एल्डिहाइड का इजी है, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना लेता है। इसलिए ओजोनोलाइसिस में क्या देखने को मिलता है, जहां कहीं भी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, जिसको आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, जहां Zn दे रखा है, Zn ACOH, जो कि आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं, क्या है, जिंक इन एसिडिक एसिड। यानी यहाँ पे भी कहना चाह रहा है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, बट यहाँ देखिए H2O2 दे रखा है, यानी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। कहने का मतलब हो गया कि जहां कहीं भी ओजोनोलाइसिस दे रखा हुआ है बेस्ड अपॉन रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव है तो सिर्फ एल्डिहाइड तक रहने दीजिए, अगर ऑक्सीडेटिव है तो उसको ऑक्सीडाइज करके आप एसिड बना लीजिए, ठीक है। ये रही बात ओजोनोलाइसिस पे।
सो वंस अगेन हमारे इस क्वेश्चन पर आते हैं। सो इसमें हमें देखने को मिला ऑप्शन बी बनेगा और ऑप्शन ए बनेगा, बट आप ध्यान दीजिए हमें पूछ रहा है कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, सो पहले हम देखते चलते एक एक करके। नाउ अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें अब हमें सी और डी में से बताना है। सो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे, देखिए अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ध्यान से देखिए पाई बॉन्ड 1 और 6 के बीच में था, अगर हम इसको इस तरह से ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड ले लेंगे तो अब पाई बॉन्ड कहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 6, अब पाई बॉन्ड आ गया मेरा 1 और 2 में। तो देखिए अब हम यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, फिर यहाँ से तोड़ेंगे। अब हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, यानी कुछ इस तरह का सिस्टम है जो कि आपका ऑप्शन सी में बनेगा, बट ऑप्शन डी वाला नहीं मिलेगा, बिकॉज हमें दिख गया 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, बी बन रहा है और सी बन रहा है, यानी ऑप्शन डी ही नहीं बनेगा, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व किए, ओजोनोलाइसिस की मदद से, जिसमें हम लोग अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड को शिफ्ट करके देख लिए। बट आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए अगर यहाँ पर सिर्फ टॉल्वीन होता है, यानी सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप होता, तो ऐसे केस में पाई बॉन्ड को शिफ्ट करके अगर हम लोग लिखें, यानी अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो अब क्या प्रोडक्ट इस केस में डिफरेंट आएगा या सेम रहेगा। यानी यहाँ पर हम लोग देखें एक पाई बॉन्ड को अगर हम शिफ्ट कर दिए अल्टरनेटिव, तो हमारा एक नया प्रोडक्ट मिलने लगा। क्या टॉल्विन में भी यही चीज़ देखने को मिलेगा? आप इसका आंसर कमेंट बताइए। हम अभी बोल दे रहे नहीं, इस केस में आंसर सेम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। सो आप कमेंट बताइए कि हाँ ऐसा ही, क्या सही है, हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए बताना है कि ये 3 कंपाउंड जो फॉर्म कर रहा है ये किस कंपाउंड के ओजोनोलाइसिस से होगा। सो देखिए यहाँ पर यहाँ एल्डिहाइड बन रहा है और CO2 आ रहा है। सो एक एक करके चेक करते हैं। अगर यहाँ से तोड़ेंगे तो देखिए CH2O, यानी अगर इसको हम ब्रेक करके लिखे तो C डबल बॉन्ड O H और H, एल्डिहाइड मिल रहा है। ठीक है, दिख रहा है। सिमिलरली इधर से भी तोड़ेंगे तो यहाँ से भी क्या निकल कर आएगा, HCHO। लेकिन बीच का कंपाउंड में देखिए तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, H और H। इस 3 ऑप्शन में कहीं पे भी CC बॉन्ड दिख रहा है आपको, जहाँ दोनों ऑक्सीजन है, यानी दोनों CHO नहीं, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में देखते हैं, यहाँ से तोड़ते और यहाँ से तोड़ते हैं तो CH3 CH डबल बॉन्ड O, हाँ मिल रहा है ये वाला। फिर आखिरी का देखिए H C डबल बॉन्ड O H मिल रहा है, ठीक है, सॉरी ये वाला। और बीच का जो कार्बन बच गया C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, बिकॉज इधर से टूटेगा तो एक ऑक्सीजन, इधर से टूटेगा तो एक और ऑक्सीजन, तो हमारा CO2। सो हमें दिख गया कि ऑप्शन बी ही होगा। डी में देखेंगे अगर हम लोग तोड़ेंगे तो एक ही मॉलिक्यूल बनेगा साइक्लिक, 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन ही नहीं है। ओजोनोलाइसिस को अगर हम कंक्लूड करें तो आपको क्या देखने को मिला, यहाँ हम लिखते हैं कि एक आपका ऑक्सीडेटिव हो सकता है और दूसरा रिडक्टिव हो सकता है। रिडक्टिव में बस यही है कि अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो वहीं तक रुक जाइए, बट ऑक्सीडेटिव में हम एसिड बनाते हैं। और पहचानने का तरीका क्या है, रिडक्टिव में लाइक ZnACOH दिया रहेगा और ऑक्सीडेटिव में लिख रखेगा साफ साफ H2O2 बन रहा है। तो चलिए पहले इस प्रॉब्लम को बनाते हैं, फिर हम लोग इधर आते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है, वंस अगेन यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ क्या इसको ड्रॉ कर सकते हैं, पहले आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अगर हम ड्रॉ करें C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर देखिए 2 पर हमारा OH है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए नंबरिंग करने का फ़ायदा क्या होता है कि आप जैसे तैसे लिख सकते हैं, बस हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सा नंबर किधर जा रहा है। नाउ अब एक चीज़ ध्यान देखिए, यहाँ H2O2 दे रखा था, यानी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एसिड बनेगा। समझ में आ रहा है ना, इसलिए आप ऑप्शन में भी देखिए एसिड बना के छोड़ रखा हुआ है। और वही अगर ऑक्सीडेटिव नहीं होता तो एल्डिहाइड बन के रहता या कीटोन बन के रहता। ठीक है, सो अब आप देखिए ऑप्शंस को, यहाँ साइक्लाइजेशन हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा डायरेक्ट, वो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके देख के रखेगा। यहाँ देखिए साइक्लाइज कर रहा है। अब आप याद कीजिए, आपको हम पढ़ाए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। देखिए ध्यान से, अगर आपको ये एसिड दे रखा होता है और यहाँ पर हम एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं
मान लेते अमोनिया लेते थे, तो हम लोग क्या देखते थे, आता था, अटैक करता था, ऑब्वियस ही बात है प्रोटोनेट करेगा तभी OH2+ बन के निकलता था। हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं, चलिए ऐसे ले लेते हैं। तो इस तरह से दिखा रहे हैं, ये क्या था, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। बट आप इधर देखिए ध्यान से, ये जो OH है ये भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है और ये मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट है, तो हो गया ना कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। आपका कॉन्सेप्ट रिपीट किया। ऐसे केस में क्या करना है, हमें इसी को यूज करना है। तो देखिए अगर इसको नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, यानी अगर ये आके अटैक करेगा तो अगेन OH2+ बना रहेगा, ऐसे आया, खुला, क्लोज हुआ, निकल जाएगा। यानी यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है 5 मेंबर्ड रिंग बनने वाला है। सिमिलरली आप इधर से भी काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 मेंबर्ड बनेगा। लेकिन अगर आप इधर वाला कार्बन पे आने की कोशिश करें तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग बढ़ जाएगा। लाइक यहीं पे आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि बनेगा भी नहीं और ऑप्शन भी नहीं है। यानी हमें दिख रहा है 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। तो देखिए ऑप्शन A B C और D में से D नहीं होगा। क्लियर है। अब हमें बस चेक करना है कि ये जो OH का जो है, यहाँ देखिए CH2OH है, यहाँ भी CH2OH है, और दूसरा यहाँ CH2 4 है और यहाँ CH2 5 है, C डबल बॉन्ड OH। हम बस इतना पोर्शन दिखाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्या करेंगे, ये हो गया OH OH। अब यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, सो 1 और ये हो गया 6। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं CH2 का होल 5 CO2H, यानी हमें दिख रहा है CH2 5 आएगा, सो 4 वाला नहीं होगा, 5 और 5 में से कोई एक हो सकता है। बस हमें देखना है यहाँ CH2OH है और यहाँ जस्ट OH है। सो देखिए अगर ये आकर अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा। हम डायरेक्ट दिखा रहे, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, और ऑब्वियसली बात है ये CH2+ बन के रहेगा, यानी 5 मेंबर बनेगा। अब हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, लाइक A B C D E। सो पहले आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। E पर मेरा कार्बोनिल रहेगा और मेरा ऑक्सीजन है, सो A है, B है, C है और D है। देखिए C से मेरा क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH। C से क्या जुड़ा है, CH2OH, और D पर मेरा क्या लगा हुआ है, CH2 का 5 और CH2OH। सो देखें, ये हम आपको क्लियरली ड्रॉ करके इसलिए दिखाएं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म कर रहा है। अदरवाइज हम चाहते तो डायरेक्ट वहाँ से दिखा सकते थे, बट आपको बताना जरूरी था कि हाँ ये कैसे फॉर्म कर रहा है। सो अगेन ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का फॉर्म था कि यहाँ पे ओजोनोलाइसिस हो रहा है और एट द सेम टाइम इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट लगकर ये साइक्लाइज बन रहा है। क्लियर है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको आपको बता ही चुके थे। क्या बनेगा, ये इस तरह से कार्बोनिल बनेगा, यहाँ से इस तरह से टूटा, और सिंस दोनों सेम मॉलिक्यूल इसलिए हम 2 ले लिए। सेकंड केस में रिडक्शन दे रखा हुआ है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, A बना, यहाँ से आप OH बना दिए जो कि आपका B है, और अब आप समझ ही रहे हैं H+ और हीट दे रखा है यानी एलिमिनेशन, यानी इसको हम H2+ बना दिए, माइनस ऑफ H2 होगा जो कि आपका एक कार्बोकैटायन बनेगा। सेकंड फिर आपका हीट दे रखा हुआ है, तो यहाँ से माइनस ऑफ H+ निकलेगा जिससे कि आपका साइक्लोपेंटीन बनेगा, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। सो क्लियर हुआ ना। सो क्या हुआ, अच्छा इसमें हम गलत टिक कर दिए, आपका ऑप्शन बी होगा। क्लियर है। सो चलिए अब बात करते इस प्रॉब्लम की। इसमें वंस अगेन हमें बताना है कि ये जो 3 प्रोडक्ट बन रहा है ये चारों में से किसको हम लोग ओजोनोलाइसिस करेंगे जिससे कि हमें मिलने वाला है। सो वंस अगेन हम देखते हैं क्या दिख रहा है, हमें HCHO दिख रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ तोड़ेंगे तभी जाकर, बिकॉज ये CH2 है तो C डबल बॉन्ड O H और H तभी पॉसिबल है, तो जो कि आपका ऑप्शन ए में नहीं है, बिकॉज यहाँ से एक मिथाइल है तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO बन जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। अब बचा BCD में से, यानी देखिए यहाँ भी तोड़ेंगे और यहाँ भी तोड़ेंगे तो हमारा ये मिलेगा। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 कार्बोनिल बन रहा है और यहाँ 2 कार्बोनिल बन रहा है और दोनों में एक कार्बन है बीच में एक्स्ट्रा। सो अगर आप इस चीज को फोकस करें तो अगर आप ऑप्शन बी और डी में देखिए, अगर हम डी में देखते हैं तो यहाँ से एक तोड़ेंगे, यहाँ से एक तोड़ेंगे। सो ड्रॉ करके लिख ही देते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये वाला कार्बन की बात करें, बिकॉज ये तो निकल के हट गया, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, हम ड्रॉ ही करते हैं, देखिए प्रॉपरली, ठीक है। H ऐसे आया,
नाउ एल्डिहाइड क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज ये रिडक्टिव है। आई होप यू गॉट इट राइट। सो यहाँ देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, इस वाले कार्बन की बात हो रही है, ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, और नीचे से खुलकर अलग हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और जो बचा है सब में आप H लगा दीजिए। तो देखिए 2 कार्बोनिल, बीच में H और एल्डिहाइड था, मिल गया। इसमें देखिए बीच में कार्बन था, बीच में कार्बन है, इधर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, कार्बोनिल रहा, कार्बोनिल रहा, और इधर एक एल्डिहाइड रहा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके देख भी सकते हैं। अगर आप इधर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको क्या देखने को मिलता है, बी से यहाँ पर हम सी डबल बॉन्ड ओ, दिस वन, देखिए एल्डिहाइड एल्डिहाइड, और यहाँ पर भी एल्डिहाइड, यानी तीनों ही एल्डिहाइड बन रहा है। बट ऑप्शन में हमारा एक बीच में कीटोनिक ग्रुप है, तो इसलिए ये पॉसिबल भी नहीं हुआ। उसी तरह आप सी को भी सॉल्व करके देख सकते हैं। सो कुल मिला के यही है। अब आप समझ गए होंगे कि ओजोनोलाइसिस में कैसे करना है, और हम इसमें ऑलरेडी बहुत 20 मिनट अप्रोक्स समय ले चुके हैं। सो आई बिलीव आपको अब समझ में आ गया होगा ओजोनोलाइसिस में क्या करना है, ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव, और रिएजेंट भी मालूम चल चुका है कि किस किस में ऑक्सीडेटिव है, किस किस में रिडक्टिव है, और क्वेश्चन मिक्स्ड होकर भी आ सकते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट रिएजेंट पे, जो कि आपका है डायोल फॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स, जब कभी भी इस तरह से एल्कीन दे रखा होता है और यहाँ से हमें OH बनाना होता है, तो इस तरह के रिएजेंट के लिए इसमें हम लोग कैसा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ये जो आपको दे रखा है ये, या फिर ये। अब इसमें भी क्या ध्यान देना है, अगर हम सिन डायोल यानी दोनों OH सेम साइड से आएगा तो एक केस हो सकता है, और एक केस होता है जिसमें एक OH एबव द प्लेन है और दूसरा बिलो द प्लेन है, यानी एक सिन एडिशन है तो दूसरा एंटी एडिशन है। तो सिन एडिशन में हमेशा आप OSO4 और NaHSO3 यूज करेंगे, और दूसरा KMnO4 कोल्ड है और अल्कलाइन। इसको आप बेयर्स रिएजेंट से भी नाम से जानते हैं, क्या है, बेयर्स रिएजेंट। सो ऐसे केस में सिन डायोल बनता है। देखिए सो अगर हम बताने, इसी में देखिए यहाँ पर आपको साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल बना दिया है, यहीं से आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, दोनों OH सेम साइड होना चाहिए। तो देखिए ये OH ऊपर है और ये OH भी ऊपर की ओर दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये सिन है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसमें हमें पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट पॉसिबल है। सो ये अलग केस है, बट हमेशा क्या बताना है, सिन बताना है। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपका दोनों OH ऊपर से आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है दोनों OH नीचे आ जाए। बट की कंसर्न क्या है, दोनों OH सेम साइड होना चाहिए। सो इसमें पूछ रहा है कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, और इसमें हमें समझ ही गए कि या तो ये रिएजेंट हो या फिर ये हो, हमेशा सिन डायोल बनेगा। तो यहाँ पर सिन डायल एक दोनों ऊपर आ सकता है या दोनों नीचे आ सकता है, इसलिए इस केस में ऑप्शन 2 हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों पॉसिबल है। बट अगेन की कंसर्न क्या है, सिन डायोल का फॉर्मेशन होता है। नाउ ट्रांस डायोल कब बनेगा, अगर यहाँ से हम इसको किसी तरह एक इपॉक्साइड बना दें, और हम लोग जानते हैं इपॉक्साइड ओपनिंग किस तरह से खुलता है, SN2 मैकेनिज्म से, यानी नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आके ओपन करेगा और ये इस तरह से खुलेगा, यानी OH और OH टाइप का अगर न्यूक्लियोफाइल। जस्ट आपको हम प्रीवियस जो बनाए थे वीडियो में ब्रोमीनियम आयन का कॉन्सेप्ट पे, वहां पे भी तो यही बोले थे ना, नेक्स्ट Br- आके एंटी अटैक करता है, बैक साइड से ओपन करता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें ट्रांस डायोल बनता है, इसमें क्या करना होता है, एक इपॉक्साइड बनता है और नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल आके अटैक करता है। अगर हम इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करें, सो आई गेस वो इधर ही है, एक प्रॉब्लम होगा। हाँ ये देखिए, इसको आप पर एसिड में पढ़ते हैं जनरली, अगर पर एसिड दिया रहता है, पर एसिड, तो ऐसे केस में इपॉक्साइड बनता है। अगर आपको याद हो, हम लास्ट क्लास में जो पढ़ाए थे, दिस प्रॉब्लम इफ आई एम राइट, यस दिस वन, यहाँ देखिए MCPB है, यहाँ पे भी तो आपको बताया था ना कि बेसिकली इपॉक्साइड बनता है, ये अलग केस है। सिमिलरली यहाँ पे भी इपॉक्साइड बनता है, जो कि आपका ऑप्शन बी होता था। सो कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें भी क्या बनाना है, आपको इपॉक्साइड ही बनाना है पर एसिड्स के थ्रू। तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, CH3CH3O। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, बिकॉज H3O+ है, यानी एक H+ निकल गया तो बचा दूसरा H2O। अब H2O आएगा और बैक साइड से अटैक करके इसको ओपन कर देगा, यानी ट्रांस डायोल। तो देखिए यहाँ दोनों सेम साइड है, गलत,
यहाँ OH है, दूसरा CH3 है, ये तो गलत ही हो गया। एक OH एबव द प्लेन है, दूसरा बिलो द प्लेन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो कहना क्या है कि सिन डायोल कब बनता है, वो रिएजेंट आप याद रखिए, OSO4 और Na2SO3, और दूसरा कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 यानी बेयर्स रिएजेंट। इन दोनों केस में सिन बनता है, और ट्रांस ऐसे केस में बनता है, यानी फर्स्ट केस पर एसिड जो कि इपॉक्साइड बनाएगा एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, जिससे कि वो इपॉक्साइड क्लीव कर जाएगा, जिस तरह से ब्रोमीनियम आयन में आपको हम बताए थे। ठीक है, नाउ इस स्लाइड में हम लोग हैं ही, तो अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ए से बी में जाना है, क्या पॉसिबिलिटी है, इपॉक्साइड बनाना है। इपॉक्साइड जस्ट देख लिए, पर एसिड चाहिए, ये पर एसिड है, और यहाँ से कैसे फॉर्म करेगा, देखिए इसको तोड़ रहे हैं तब ये बन रहा है, जो कि ओजोनोलाइसिस है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो आते हैं हमारे वापस हमारे प्रॉब्लम पे। सो अभी हम लोग देखें, इससे पहले ओजोनोलाइसिस कैसे हो रहा है, अब हम लोग देख लिए डायोल फॉर्मेशन सिन और ट्रांस का। अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब आप समझ ही गए हैं यहाँ क्या है, सिन डायोल, तो देखिए COOH OH सेम साइड, गलत, OH एबव बिलो द प्लेन, गलत। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता था, अगर हम लोग यहाँ पर एसिड ले ले और सेकंड केस में H3O+ ले ले, और एक्चुअली यही क्वेश्चन था जो अभी हम लोग सॉल्व किए। ध्यान से देखिए, सेम देखिए सेम मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर एसिड H3O+ है। देखिए ध्यान से, साइक्लोपेंटीन है और 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए साइक्लोपेंटीन है, 2 मिथाइल ग्रुप लगा है, बट यहाँ का रिएजेंट और उस रिएजेंट में फर्क है। क्लियर हो गया। नाउ अब ये आप बता सकते हैं, ये प्रॉब्लम हम इसलिए लिए हैं बिकॉज अभी तक हम लोग ओजोनोलाइसिस देख लिए और आपका डायोल फॉर्मेशन देख लिए। तो अब आप ये बना सकते हैं, कह रहा है यहाँ से हमें बताना है 1 प्रोपेनॉल यानी दिस वन। अब आप समझ ही रहे होंगे कैसा रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बिकॉज, और वो ऑप्शन सी में ही दे रखा है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 डायोल बनाता, OSO4 डायोल बनाता, ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ के ही रख देता, यानी यहाँ 3 कार्बन है, वहाँ 2 ही कार्बन होता, यहाँ से टूट के ये 2 कार्बन होता, ये अलग हो जाता। इसलिए आप समझ गए, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आप एक पढ़ते हैं NBS और HNU रहता है, ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर ये जो एलाइलिक पोजीशन पे यहाँ ब्रोमिनेशन करा देते हैं। वही अगर NBS के साथ DMSO दे रखा हुआ है और अब रिएक्शन कराना है, तो ऐसे केस में OH- और Br+ का एडिशन होता है। बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्या रिएक्शन कराना है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन यानी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन OH- Br+। सो अब आप समझिए, यहाँ पर अगर Br आएगा तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में OH- आके यहाँ अटैक कर देगा, जो कि आपका ऑप्शन देखिए Br यहाँ दे रखा है और OH यहाँ दे रखा है। इस केस में भी Br यहाँ दे रखा है, OH यहाँ दे रखा है। अब हमें बताना है एबव द प्लेन जाएगा या बिलो द प्लेन जाएगा। सो इसमें हम देख सकते हैं हमारा बी बनेगा, क्यों, बिकॉज जैसे ही ये Br अटैक किया, सो मान लेते थोड़ी देर के लिए एबव द प्लेन गया है। ठीक है, एबव द प्लेन गया हुआ है। सो ये वाला जो पोजीशन, ये तो प्लैनर इन मॉलिक्यूल हो गया। सो प्लैनर है तो Br अगर ऊपर से है तो ऑब्वियसली बात है OH को नीचे से आना पड़ेगा स्टीरिक अवॉइड करने के लिए। सो इसलिए इस केस में Br और OH का एंटी अटैक हो जाता है, सीन अटैक पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम पे। अब हम लोग बात करते हैं, ये है बर्च रिडक्शन। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पर हमें बताना है, देखिए जब कभी भी अल्काइन दे रखा रहता है, तो यहाँ से अगर हमें सिस एल्कीन बनाना है और एक केस में ट्रांस एल्कीन बनाना है, सिस बनाना होता तो हम यूज़ करते हैं लिंडलार्स रिएजेंट, जो कि ये है, इसलिए ऐसे केस में आपका सिस बनता है। और ट्रांस के लिए हम लोग बर्च रिडक्शन यूज़ करते हैं, जिसका रिएजेंट आपका लिक्विड अमोनिया इन लिथियम होता है। तो इसलिए इस केस में जो है ये बर्च रिडक्शन है। नाउ अगर ये जो आपका दिख रहा है बेंजीन, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ऐसे केस में जो बर्च रिडक्शन के कारण आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा बनता है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे केस में जो आपका बर्च रिडक्शन से प्रोडक्ट बनता है वो ऐसे बनता है। देखिए ध्यान से, पाई बॉन्ड का ओरिएंटेशन देखिए, ये इसके पास में और ये दोनों अलग अलग है। ऑब्वियसली बात ये मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, तो मैकेनिज्म की डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे, जस्ट आप समझिए। सो
अगेन यहाँ बर्च रिडक्शन करके नहीं छोड़ दिया, आगे फर्दर कॉन्सेप्ट जा रहा है। सो करना क्या है, ऑप्शन ए आपका ये होगा, हमें बताना है बी। H3O+ है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H+ यहाँ दे रखा हुआ है, आया इस तरह से क्लोज किया और ये अटैक करके आपका C डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव और एज इट इज पाई बॉन्ड। अब आप थोड़ा अगर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ये एसिटल कीटल वाला रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल मैकेनिज्म वाला टाइप है। यानी नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ऐसे अटैक करके इसको ओपन कर देगा, जिसके कारण से आपका OCH3 और OH2 पॉजिटिव बनेगा, पाई बॉन्ड इधर ही रहने दीजिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं -H+ और ये H+ ले लेगा और ये आया अटैक किया और ये क्लोज कर दिया। यानी आपका जो सिस्टम फॉर्म कर रहा है C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव, यही बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में -H+ हो जाएगा, आपका ये बना। और अभी क्या करना है, देखिए या कंजुगेशन में दे रखा हुआ है। सो कंजुगेशन करने का सिंपल तरीका क्या है, इस तरह से आप इनोल बनाइए। क्या हुआ देखिए ध्यान से, इनोल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऐसे आया क्लोज, क्लोज H+ है, या के ले लिया, जिससे कि आपका ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में। सो बर्च रिडक्शन के थ्रू आपका ये बन रहा है, और जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके कीटल टाइप मैकेनिज्म जाकर आप वापस इसको कीटोन बना सकते हैं। और पहले केस में हमें दिख रहा है कि ये कंजुगेशन में नहीं है, और हम जानते हैं कंजुगेशन में होने पे स्टेबिलिटी मिलता है, इसलिए इनोल मैकेनिज्म जाके ये वापस से कंजुगेशन में आ जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाता है। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 2,4-हेक्साडाइन पहले ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 2,4-हेक्साडाइन इज अलाउड टू रिएक्ट विथ लिथियम इन, वंस अगेन क्या कहना चाह रहा है, बर्च रिडक्शन। सो इसका बर्च रिडक्शन करके हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 पे पाई बॉन्ड ट्रांस हो गया, 3 1 2 3 4 5 6। अब ये जो बन रहा है इसका हमें 1 इक्विवेलेंट लेना है, Cl2CCl4। यानी अगर हम इसको एक बार इरेज कर दें, फिर से लिखते हैं, ये था हमारा, ठीक है। यहां से हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हम यहीं पर अटैक करा दे डायरेक्ट, तो हमें याद है कि Cl इस तरह से बनता था, अगर एबव द प्लेन ले ले, दूसरा बिलो द प्लेन ले ले। एक पॉसिबिलिटी ये है जो कि आपका ऑप्शन यहां दे रखा हुआ है, दोनों Cl आसपास है, बट 2 तो नहीं होगा ना, टर्मिनल पे Cl कहां से आने लगा, क्योंकि पाई बॉन्ड तो अंदर है, 2 और 3 पे है, तो इसलिए 1 पे, तो इसलिए ऑप्शन 2 तो नहीं होगा। लाइकवाइज ऑप्शन 5 भी नहीं होगा, लाइकवाइज ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है 2 5 6 2 4 5 तो होगा नहीं, तो 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, और क्या बचा हमारा 1 और 2 में से, और 2 1 और 3 में से, इसलिए 2 भी नहीं है, तो साफ साफ दिख गया डी है। बट हमें सीखना है, तो हम लोग प्रॉपर्ली ड्रॉ करके एक बार देखते हैं। सो देखिए एक केस तो ये है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था, यहां पर आप एज इट इज रहने दीजिए क्लोरीनियम आयन को। क्या हो सकता था, Cl- आया, ऐसे अटैक किया, ऐसे गया और इधर से क्लोज हो गया, यानी पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो गया और क्लोरीन यहां लग गया, जो कि आपका 3 में दे रखा है। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसलिए 1 और 3 पॉसिबल होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सो अगेन देखिए, बर्च रिडक्शन फॉलोड बाय एक न्यू रिएक्शन। पीछे हम लोग क्या देखे थे, ओजोनोलाइसिस का याद कीजिए, ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट मिक्सअप होके आते रहते हैं, ठीक है। सो अब हमारा ये प्रॉब्लम है, और इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट ये एंड, ओके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच गया है और टाइम ऑलरेडी स्किप कर रहा है, तो चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए वंस अगेन बर्च रिडक्शन है, कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ नहीं, कैसा बनेगा सिस्टम, याद कीजिए इसके बगल वाला, देख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी और डी में से होगा। नाउ ओजोनोलाइसिस कराना है, एक ही इक्विवेलेंट दे रखा है, ऐसे केस में जो मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है वही से रिएक्शन होता है। तो देखिए मोर न्यूक्लियोफिलिक ये वाला ग्रुप है, और ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है, बिकॉज
यहाँ प्लस R से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ हाइपर कंजुगेशन से देगा। इस कारण से ये एल्कीन मोर न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए इसी साइड ओजोनोलाइसिस होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? नाउ ये कैसा इफेक्ट है? परऑक्साइड इफेक्ट है, और आप जानते हैं परऑक्साइड इफेक्ट कैसा होता है? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, यानी नॉर्मली H यहाँ आता तो Br यहाँ आता, बट ऐसे केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी Br टर्मिनल पे आएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दे रखा हुआ है। क्लियर है? और मैकेनिज्म आपका इसको क्लियर ही होगा। होता क्या है? CH3 रहने दीजिए, CH2, यहाँ पर बेसिकली Br रेडिकल बनता था और Br रेडिकल आके ही इस पे अटैक करता है, सॉरी फिशू कैरो होगा, और ये इधर क्लोज कर देता था, जिस कारण से रेडिकल यहाँ अंदर बनता है, इसलिए Br बाहर आता था। और यही रीजन है कि परऑक्साइड इफेक्ट में नेक्स्ट स्टेप में H डॉट के साथ ये बॉन्ड बना लेता है, इसलिए ये Br बाहर दिखने को मिलता है। सो परऑक्साइड इफेक्ट में क्या दिखता है? रेडिकल मैकेनिज्म जाता है। क्लियर है? नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ये थ्योरेटिकल है। इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड विथ एन अल्कीन, एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, यहाँ क्या था? प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। सो खरास इफेक्ट, एब्सेंस है यानी आयनिक मैकेनिज्म। सो ऐसे केस में क्या होता है? HBr अगर हम लोग देते हैं तो पहले अटैक में क्या होता था? H प्लस आता था, H प्लस आएगा, यहाँ पर H आएगा तो यहाँ पॉजिटिव बनता था, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग Br माइनस का अटैक कराते थे। सो अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये फर्स्ट स्टेप है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है और सेकंड स्टेप में Br माइनस अटैक कर रहा है। तो पूछ रहा है इन द रिएक्शन ऑफ HBr विथ एन एल्कीन द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज द स्लो एडिशन। ये स्लो एडिशन होता है। क्लियर है? इससे फास्ट नहीं होता है। इसको याद रखने का आप तरीका ऐसे समझ सकते हैं, जो भी नाम दे रखा होता है उसका मतलब ही है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहला वर्ड क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक, यानी वो स्लो स्टेप है। अगर हम कार्बोनिल में न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहला वर्ड क्या आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल, यानी वो एक स्लो स्टेप है। उसी तरह से अगर एडिशन एलिमिनेशन या एलिमिनेशन एडिशन आप सुनते होंगे तो पहला वर्ड क्या आ रहा है? एडिशन, तो वो स्लो स्टेप है। एलिमिनेशन एडिशन में पहला वर्ड क्या आ रहा है? एलिमिनेशन, तो वो स्लो स्टेप है। याद रखने का एक तरीका है। ठीक है? अब हमारा ये कुछ प्रॉब्लम्स है और ये आखिरी प्रॉब्लम है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। वंस अगेन इसमें बताना है, देखिए 1,4 एडिशन है, और 1,4 एडिशन में हमेशा क्या होता है? मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, यानी वो पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। सो देखिए वंस अगेन H प्लस आएगा, एज इट इज रहने देते हैं। H प्लस अगर यहां पर आएगा तो पॉजिटिव अंदर बनेगा, पॉजिटिव अंदर बना। अब क्या है? ये इस तरह से स्टेबलाइज हो सकता है, जिस कारण आपका पाई बॉन्ड अंदर चला गया और प्लस इधर आ गया और Cl माइनस आके अटैक कर दिया। सो ऐसे अटैक को कहते हैं 1,4 एडिशन। ध्यान से देखिए, अगर हम यहीं पे H लगाते हैं और Cl यहाँ रहा तो देखिए 1 2 3 4, कैसा है? एक 1 पे गया और एक 4 पे गया, इसलिए कहते हैं इसको 1,4 एडिशन। और एक होता है 1,2 एडिशन, जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। अगर Cl यहीं आके जुड़ जाता और H यहीं रहता तो क्या हो रहा है? 1 2, तो इसको कहते हैं 1,2 एडिशन। सो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनाइए। सो हमें साफ साफ दिख रहा है बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए बीच में पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ इस केस में, इसमें कोना पे रह गया, इसमें भी कोना पे है, इसमें बीच में आ रहा है, बट ये Cl इधर अटैक कर रहा है, बट Cl आपका बीचों बीच इधर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दे रखा है। क्लियर हो गया? नाउ इसमें देखिए हम लोग जानते हैं NBS में एलाइलिक पोजीशन जाता है, बट हमें यहाँ पूछ रहा है एलाइलिक ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा हुआ है। बी तो खैर नहीं होगा, बिकॉज NBS में एलाइलिक होता है और बी पे अटैक करेगा तो एडिशन हो जाएगा। सो हमें बताना है ए, सी और डी में से। तो देखिए इसका आंसर मैकेनिज्म से आता है। जब कभी भी आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराते तो क्या स्टेप होता था? Br डॉट आता था, इस तरह से रेडिकल बनाता था, यानी यहां पर पहले एक रेडिकल बनता था, नेक्स्ट स्टेप में वो एब्स्ट्रैक्ट करता था। ठीक है? सो यहां पर अगर आप ध्यान देखिए तो अगर रेडिकल बन रहा है तो हमको मोर स्टेबल रेडिकल चाहिए। यहां पर देखिए और यहां देखिए, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप दे रखा है जो कि इसको स्टेबलाइज कर सकता है, बट अगर यहां रेडिकल बनता और यहां रेडिकल बनता तो कुछ स्टेबलाइज करने के लिए है नहीं, इसलिए ऐसे केस में आपका ए हो जाएगा इज द मोस्ट रिएक्टिव प्लेस, इसलिए ब्रोमिनेशन यहां पर होगा। ठीक है? नाउ लास्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहां पर NBS Mg ईथर दे रखा है, यानी Br यहां हो गया। सेकंड केस में Mg ईथर है, यानी
MgBr कह सकते हैं, यानी ग्रिग्नार्ड हो गया। अब ये ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, इस कार्बन पे आकर अटैक करेगा, ओपन हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं, ये कार्बन हो गया, O- हो गया, और एज इट इज रहने दीजिए। सेकेंड स्टेप में EtBr है, लिख सकते हैं EtBr, अटैक किया, क्लोज किया, जिससे कि हमारा क्या बन रहा है, देखिए ध्यान से, OET। सो देखिए OET बन रहा है, OET है, साफ साफ दिख रहा है। अब हमारा क्या दे रखा है, OSO4H2O2, यानी डायोल फॉर्मेशन। और कैसा डायोल, सिन डायोल। तो यहाँ से देखिए दोनों ही सिन डायोल है, इसमें ट्रांस दे रखा है गलत, यहाँ भी सिन डायोल है। बट अब फर्क क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H है एक्चुअली, यहाँ पे H है, बट यहाँ ET, यहाँ मिथाइल दे रखा है, जो कि बनेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर B हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का एल्कीन का ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो कुछ भी अगर हमसे छूट गया होगा, बच गया होगा, डेफिनेटली उसको हम कवर अप कर देंगे, बट आई बिलीव आपका ऑलमोस्ट कवर हो गया है। सो इसी के साथ आपका एल्कीन का टॉपिक भी क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड इसमें जो हम बर्च रिडक्शन और लिंडलार्स वाला बताए हैं, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो हुआ नहीं, वो अल्काइन से एल्कीन बनने का ही फॉर्मेशन हो गया। सो फ्रेंड्स, इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए प्रॉब्लम सेट के साथ मिलते हैं। So thank you guys, and good luck for your examination.